हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो भी अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12 का चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और अब तक इसके हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं और आज इसका ये अगला लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि संधारित्रों का संयोजन, है ना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीछे के हमने लेक्चर के अंदर गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ा और समांतर वलय संधारित्र के बारे में पढ़ा, गोलीय चालक की धारिता पढ़ी। फिर हमने ये देखा कि गोलीय चालक की धारिता कम है तो हमने संधारित्र बनाया। फिर संधारित्र की धारिता को कैसे बनाए, तो इसके लिए भी हमने कई प्रकार के उपाय किए, है ना। और हमें जिस धारिता का संधारित्र की आवश्यकता है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके अंदर हमने अलग अलग मोटाई की और अलग अलग परावैद्युता की कई पट्टिकाएं रखी। तो इस प्रकार की ढेरों चीजें हमने इसमें पढ़ी, परावैद्युत पदार्थ भी पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? हमें संधारित्रों का संयोजन करना है। भाई क्या करना है? संयोजन। अब ये संयोजन हम क्यों करते हैं इसके बारे में इसके साथ ही बात करेंगे। तो देखो भाई मान लो आपके पास में छोटे मोटे संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड का, 3 माइक्रोफैरेड का, 5 का, है ना। या आपके पास में 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र है, तो आपको 6 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र चाहिए। तो उनको आपको कैसे जोड़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है, इसमें हम 2 प्रकार से संधारित्रों को संयोजित करते हैं। पहला तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो भाई दोनों चीजों में क्या फर्क है? इसको तो हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और इसको हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन इसको हम कहते हैं। तो देखो भाई दोनों प्रकार के संयोजन है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे के जो 3-4 लेक्चर हैं उनमें हम इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, IIT जेईई के हिसाब से, नेट के हिसाब से, हर प्रकार से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर विद्यार्थी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और उनको देना भी चाहिए, है ना। अब देखो तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहाँ है, हमें इसको इस प्रकार श्रेणी क्रम में संयोजन क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो देखो भाई श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट है या दूसरे प्लेट है, इसकी दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दे और दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दे। यानी ये जो आप बोर्ड में जो चित्र देख रहे हो, अगर इस हिसाब से संधारित्र जुड़े होते हैं तो ये संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? यह संयोजन कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। देखो ये बैटरी है आपकी, प्लस माइनस, ये इसका विद्युत बल है ना। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या कुंजी है, ध्यान रखना इसमें धारा प्रवाह नहीं बताना है क्योंकि ये डीसी करंट है और संधारित्र है वो डीसी करंट को गुजरने नहीं देता है। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर आएगा ना वहां पर। तो भी हाल फिलहाल आप याद रख लेना कि संधारित्र अगर इस प्रकार के परिपथ में जुड़े हो तो कभी भी उसमें आपको धारा सेव नहीं करनी है, क्योंकि संधारित्र डीसी करंट को गुजरने नहीं देता है और बैटरी हमेशा डीसी करंट यानी इसके अंदर प्रवाहित करती है। तो अब देखो तो ये प्लस वाली प्लेट से जुड़ा है तो इस पर तो आ जाता है प्लस आवेश और इस पर कौन सा आ जाता है? माइनस आवेश। उससे पहले ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? आपके श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखो भाई तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि किसी संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और उसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से अगर जुड़ी हो तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को या इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तो डेफिनेशन हो गया अगर वो पूछ लेता, हालांकि पूछता कभी नहीं है ऐसा, लेकिन अगर पूछ ले या कोई और पूछ ले तो आप उसको ऐसा बता सकते हो। अब इसके अंदर देखो हमें अब यह देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें समान होती है, क्या क्या नहीं। अब हम मान लेते हैं सभी ये संधारित्र अलग अलग धारिता का है। इसकी धारिता C1 है,
इसकी C2 है और इसकी धारिता आपके C3। कितनी है भाई? C3। सुविधा के लिए 3 ही ले रहे हैं, और भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, एक नहीं ले रहे हैं। एक का तो क्या संयोजन करोगे? अरे एक संधारित्र का संयोजन कर देगा ही कोई, है ना? एक का नहीं कर सकते, कम से कम 2 लो, है ना? अब देखो C1 C2 C3 इनकी धारिता है। इनका जो विभवांतर है वो मान लो V1 V2 V3। इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V3, इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V2 और इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V1। अब देखो, अब इन तीनों के ऊपर आवेश समान होता है। क्या होता है? आवेश समान। आवेश समान क्यों होता है? इसके अंदर देखो, बैटरी की ये प्लस वाली प्लेट है, प्लस वाली प्लेट है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जैसे ये उदासीन प्लेट इससे जुड़ेगी तो क्या होगा? इसमें से उदासीन में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएंगे, तो यहां पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस। क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस। अब इस वाले प्लस के कारण, ये वाला जो प्लस है इसके परिणन के कारण यहां पर उत्पन्न होगा माइनस और प्लस उत्पन्न होगा। दूसरी साइड एक तरफ तो माइनस और एक तरफ प्लस। वो प्लस इस प्लस के प्रतिकर्षण की वजह से और इस बैटरी के माइनस के आकर्षण की वजह से इस प्लेट पे चला जाएगा, है ना? और जैसे इस प्लेट पे गया वापस यही व्यवस्था बनी, एक तरफ माइनस उत्पन्न हुआ, दूसरी तरफ प्लस। तो वो प्लस वापस इस वाले प्लस के प्रतिकर्षण की वजह से यहां चला जाएगा और इस वाले प्लस की वजह से इधर माइनस उत्पन्न होगा, और जो प्लस उत्पन्न होगा वो बैटरी के माइनस टर्मिनल में चला जाएगा, है ना? और कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर इस पर क्यों आवेश था, तो ये धातु है भाई दोनों। क्या है? ये जो प्लेटें हमने काम में ली धातु के लिए, और हम जानते हैं धातु के अंदर जो प्रेरित आवेश होता है वो प्रेरक आवेश के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले से हमने देखा था, याद करो, देखिए 1 - 1 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए अनंत, तो क्यू डैश बराबर -q, यानी प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश का अपोजिट होता है, इक्वल होता है उसके। तो देखो क्या यही सेम व्यवस्था बन गई यहाँ पर, है ना? अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर क्यों आवेश उत्पन्न हुआ, तो उतना का उतना यहाँ पर -q आवेश उत्पन्न हुआ, और उतना का उतना जितना -q था उतना ही तो उत्पन्न हुआ था प्लस, और इधर गया था तो ये वापस +q, ये -q, ये +q, ये -q। तो मान लेते हैं इस पूरे संधारित्र पे Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है और इस पर Q3 आवेश। तो ये तीनों के तीनों आवेश कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। तीनों पे आवेश की मात्रा बराबर होगी, है ना? तो हमने ये इसको थ्योरेटिकल रूप से हमने इसको समझ लिया है। तो आपको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित होते हैं तो तीनों संधारित्रों पे विभवांतर तो अलग अलग होता है, लेकिन तीनों के ऊपर आवेश कैसा होता है? बराबर। अब इसके लिए शर्त क्या है? तीनों की धारिता अलग अलग होनी चाहिए। अगर तीनों की धारिता सेम हो जाएगी तो आवेश तो सेम होगा ही होगा, फिर विभवांतर भी सेम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमने धारिता अलग अलग ली है ना? तो जब श्रेणी क्रम संयोजन में या बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पे विभवांतर का मान अलग अलग होता है अगर उनकी धारिता अलग अलग है, लेकिन आवेश का मान कैसा होता है? सभी के ऊपर बराबर होता है ना? Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, तीनों के ऊपर आवेश का मान बराबर होता है। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई आपको? तो इसके बाद में देखो, अब श्रेणी क्रम संयोजन का जो उपयोग है भाई वो इसलिए किया जाता है कम संधारित्र या कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। यानी ये जो है इसका यूज क्या है? मुख्यतः कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। आपके पास में बहुत सारे संधारित्र हैं और जिनकी धारिता मान लो कोई की 12 माइक्रोफेरेड है, किसी की 15 है और किसी की 20 है, किसी की 25 है, आपको चाहिए 5 माइक्रोफेरेड, है ना? तो आपको उनको कैसे व्यवस्थित करना चाहिए? श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में आप उसको उचित परिपथ से संयोजित करोगे तो आप वांछित धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हो। देखो आगे, अब इससे आगे चलते हैं, इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा इस पर और करेंगे। तो देखो भाई, सारे डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, यहां तक मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, है ना? आप इसको कॉपी या रफ कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो, सबसे पहले इस पर देखो, हम जानते हैं धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। तो इस पर भी आवेश Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q, तीनों पर Q मान लेते हैं। Q1 Q2 Q3 बराबर है। तो देखो, सबसे पहले धारिता इसकी C1, तो आवेश तो इसका Q लेकिन विभव V1, तो V1 बराबर कितना आया? Q/C1। दूसरा की देखें तो C2 बराबर Q/V2, तो V2 बराबर कितना आया? Q/C2। और तीसरा V3 बराबर Q/C3, है ना? अब देखो, हम जानते हैं जो टोटल विभवांतर है V1 V2 V3, मान लो
ये टोटल विभवांतर 20 वोल्ट है, तो बैटरी पर भी कितना था 20 वोल्ट है ना। और वही विभवांतर यहाँ पर अलग अलग रूप से इसके सिरों पर उत्पन्न हुआ है, यानी जो टोटल विभवांतर है बैटरी का वो अगर हम V माने है ना, तो ये सारा विभवांतर जो संधारित्र के ऊपर उत्पन्न हुआ है वो सारा इसके योग के बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह Q बटे C1 और V2 की जगह Q बटे C2, V3 की जगह Q बटे C3। अब देखो ये जो V है ये क्या, कुल विभवांतर क्या है, कुल, या इसको हम तुल्य विभवांतर मान सकते हैं, कुल विभवांतर, ये कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर बराबर कितना होगा, कुल आवेश। बैटरी ने कुल आवेश कितना दिया था, इनको Q दिया था क्या, देखो शुरुआत में है ना Q आवेश दिया था, तो बैटरी का यानी कुल विभवांतर बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल धारिता को आप CS मान लो, S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल धारिता है ना, इसको हम कुल बोलने के बजाय तुल्य धारिता बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं तुल्य धारिता। ये वाला उठा के यहाँ रख दो, तो जब यहाँ रखेंगे V की जगह ये होगा Q अपॉन CS, Q से Q कॉमन आके सारे कट जाएंगे, तो क्या बचा फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पर बचा भाई हमारे 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आया भाई, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका गर्मा गर्म फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है ना। अभी इसको सर्व कर लो आप, है ना, पी जाओ इसको। तो देखो 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब पत्रों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य पत्रों होता है RS बराबर R2 प्लस R3, तो ये से जस्ट उल्टा होता है। हालांकि ये फॉर्मूला भी हम धारावाहिक 5वें चैप्टर में, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें व्युत्पन्न करेंगे, सारा आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। फिर भी आपको यहाँ सुविधा के लिए बता दूं कि यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में ये व्यवस्था होती है, ये फॉर्मूला लगता है और यहाँ पर ये वाला है ना, तो ये वाला जो इस टाइप का वो इसके समांतर क्रम में लगता है संधारित्र को, है ना। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक बात ये आती है कि अगर आपको यहाँ तो 3 ही लिए थे, 4 ले ले 5 ले ले, तो अगर 4 या 5 ले ले संधारित्र, या मैं कहूँ कि n संधारित्र ले लो, बहुत सारे संधारित्र जुड़े, तो धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn, यानी nवा संधारित्र। ये इसकी धारिता का सूत्र है जब श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो तो, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसके बाद में अगला जो फैक्ट है वो देखो क्या है। अब इसमें आपको ये देखना, कई बार वो पूछ लेता है कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पे या उन संधारित्रों पे आवेशों का अनुपात ज्ञात करो। तो आवेशों का अनुपात कितना होगा, अभी देखो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3। मान लो 3 ही संधारित्र ले रहे हैं, आवेशों का अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर आवेश कितना होता है, समान, है ना। सब पर आवेश कितना होता है, सेम होता है। अगर पहले पे 2 कूलाम है तो अगले पर भी 2 कूलाम और उससे अगले पर भी 2 कूलाम, तो तीनों के ऊपर आवेश का मान क्या होता है, सेम होता है। अब बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर का अनुपात क्या होता है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3। तो V1 का सूत्र क्या आता है, याद करो, देखिए Q अपॉन C1 अनुपात Q अपॉन C2 अनुपात Q अपॉन C3, ये सारे बराबर। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3। इस पे एक आध नंबर का न्यूमेरिकल लाने के चांसेस होते हैं, वैसे किताब के अंदर भी तरह का है ना। तो हमने ये देखा कि आवेशों का अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होता है और विभवांतर का अनुपात 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3 होता है। इसके ऊपर एक आध सवाल भी आगे आपको करवा दूंगा, है ना। अब इससे आगे देखो भाई, अब इससे आगे अगर हम चले तो इससे आगे जैसे हम बात करें कि ये जो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो एक आपके पास में संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड और एक है जिसकी है आपके 1 माइक्रोफैरेड, है ना। तो देखो यहां से इसकी तुल्य धारिता क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/1। तो 1 अपॉन CS इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया 3/2। तो 1 अपॉन CS बराबर 3/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा CS बराबर 2/3। तो देखो भाई 2/3 ये जो है माइक्रोफैरेड, ये 1 से भी छोटा है। किससे छोटा है, 1 से भी।
तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 3 का भाग इसमें देखें, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6 और 6 माइक्रोफेरेड, है ना, लगभग ले रहे हैं, है ना, यानी अप्रोक्सीमेट इसके बराबर ये होगा। तो ये धारिता इसकी आई। इसको देखकर आपको क्या पता चला, मान लो आपके पास में 2 संधारित्र पड़े थे, 2 माइक्रोफेरेड का 1 माइक्रोफेरेड का, है ना। हमने क्या किया अब तक, हमने इस चैप्टर में अब तक किया, सबसे पहले हमने चालक की धारिता पढ़ा। तो हमने देखा कि भाई चालक की धारिता पर्याप्त नहीं है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर काम में ले सके। इसके लिए हमें उनका आकार बढ़ाना होगा, जो कि एक व्यवहारिक उपाय नहीं है। तो हमने क्या किया, संधारित्र बनाया हमने, है ना, कैपेसिटर बनाया। तो कैपेसिटर जब हमने बनाया तो हमने देखा कि इसकी धारिता काफी बढ़ जाती है। फिर हमने उसमें प्राविद्युत पदार्थ भरा तो उसकी धारिता और बढ़ गई, यानी हमें अगर ज्यादा धारिता का अगर संधारित्र चाहिए वो बिना उसका आकार बढ़ाए तो हम उसमें माध्यम भर देते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमें उचित मान का या हमें जितना मान चाहिए, जैसे मान लो 1.2 माइक्रोफेरेड का चाहिए, तो उसमें अलग अलग मोटाई के बीच में पराविद्युत पट्टियां रख दो, है ना, उसके हिसाब से तो हमें उतनी धारिता का प्राप्त हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि इसके अलावा कोई तरीका है क्या, तो हमने ये हम पढ़ रहे हैं संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन करके हम वांछित मान का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे CS बराबर 0.66 माइक्रोफेरेड, आपको इतनी धारिता का संधारित्र चाहिए होता था, आपके घर में ही दोनों पड़े, तो आपको इनको कैसे जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद में जो पूरा संधारित्र बनेगा ही, इसको 1 मान सकते हैं, है ना, 2 तार हैं इसके। तो इस पूरे सिस्टम की धारिता इतनी है कि आपको उचित मान का संधारित्र प्राप्त हुआ। अब इसमें एक खास बात हो, श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त धारिता का मान उस संयोजन में उपस्थित सबसे न्यूनतम धारिता वाले से भी कम प्राप्त होता है। इसमें सबसे न्यूनतम धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, और जो तुल्य धारिता वो कितनी 0.66, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में उपस्थित न्यूनतम धारिता वाला जो संधारित्र होता है, तो इस संयोजन की तुल्य धारिता उससे भी कम प्राप्त होती है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अब इसके अलावा देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ी माध्यम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि माध्यम बढ़ने पर क्या क्या हो सकता है। तो अगर भाई आप यहाँ पर गौर से देखो, तो जैसे मान लो आपके पास में ये संधारित्र है इस प्रकार का, और इस संधारित्र में ये इस प्रकार की अलग अलग पट्टियां रखी है ना, इस टाइप की पट्टियां रखी, ये इस टाइप, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R3, और बैटरी जोड़ दी, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस हो गया ना, बैटरी जोड़ दी यहाँ पर हम प्लस माइनस। तो यहाँ पर भाई इस प्रकार की अगर कभी भी आपको व्यवस्था दिखे, है ना, एक ही संधारित्र था लेकिन उसके बीच में अलग अलग पट्टियां रख दी हमने। तो भाई अलग अलग पट्टियां रखने से हमने ये देखा था कि जैसे हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ रखते हैं, तो पराविद्युत पदार्थ रखते हैं उसका जो विभवांतर वो चेंज हो जाता है ना। ये हमने देखा था कि वायु के लिए विभवांतर अलग होता है, माध्यम के लिए विभवांतर अलग होता है, V बराबर वायु के लिए विभवांतर प्लस माध्यम के लिए विभवांतर। तो विभवांतर चेंज होने की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं, देखो विभवांतर चेंज हो गया है ना, तो विभवांतर चेंज है लेकिन आवेश बराबर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये तीनों जो है ये श्रेणी क्रम संयोजन की भांति व्यवहार करता है। कैसे, देखो अगर हम इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो वो जो हमारे पास सूत्र आया था ना कि n पट्टियां रखी हो अलग अलग, है ना, अगर उससे निकालेंगे और अगर इनको श्रेणी क्रम संयोजन में मान के निकालेंगे तो तीनों स्थितियों में धारिता सेम आती है। आप इसका एक उदाहरण लेके इसको, यानी आप इसको साबित भी कर सकते हो। देखो कैसे, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, इसमें ये और ये, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3, इसकी जो मोटाई वो T1, T2 और इसकी मोटाई T3। क्षेत्रफल तीनों का बराबर है A, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा, देखो ये प्रत्येक में बराबर है। विभवांतर तीनों पर V1, V2, V3, आवेश तीनों पे बराबर, इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q। इसका मतलब कौन सा संयोजन बन सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसमें पराविद्युत पदार्थ भराओ तो इसका सूत्र ये होता है नहीं होता है। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन R1, है ना, इसकी धारिता की, सॉरी इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2 और इसका एप्सिलॉन R3। तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नोड A अपॉन T1। C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नोड A अपॉन T2, और C3 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नोट A अपॉन T3। ये इन तीनों की धारिता हो।
अब इसकी तुल्यकारिता कैसे निकालेंगे? देखो, तो तुल्यकारिता निकालने के लिए हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन है, इसको श्रेणी क्रम संयोजन की भांति मान सकते हैं। तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये वाला सूत्र क्यों काम मिले? क्योंकि जब माध्यम बना है तो धारिता ये होती है ना, पीछे के लेक्चर में बता चुका, देख लेना वहां पर। तो 1/CS बराबर ये हो जाएगा 1/εr1 एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस 1/εr2 एप्सिलॉन नॉट T2 और प्लस ये हो जाएगा 1/εr3 एप्सिलॉन नॉट T3। ये वाला इसके अंदर वाले फॉर्मूला भी आगे। अब देखो इसमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो, तो जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में जो फॉर्मूला बढ़ेगा वो क्या होगा? 1/CS बराबर, देखो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो एप्सिलॉन नॉट ए इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो T1 बटा के बटा में ऊपर चला गया, तो T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 और ये हो जाएगा प्लस T3 बटे एप्सिलॉन R3 और कॉमन क्या आ जाएगा? 1/εr नॉट ए, है ना। देखो यहां से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आया, तो यहां पर कॉमन आएगा, देखो बटा में T1 बटा के बटा में तो ऊपर चला गया, T2 ऊपर चला गया, T3 ऊपर चला गया, तो सेम ऐसा ही इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखो 1/CS। अब इसको क्या करो? उल्टा कर दो भाई। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये तो आ जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए, और इस पूरी चीज को उल्टा करो तो ये बटा में जाएगी, तो T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस T3/εr3। ये इसकी धारिता का सूत्र है ना। देखो ये वाला सूत्र आपने कहीं देखा है? ये वाला सूत्र हमने वहां देखा था जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई और अलग अलग परावैद्युतांक की n पट्टिकाएं रखी हो, तो यही वाला सेम डिट्टो सूत्र आया था, है ना। और श्रेणी क्रम से भी डिट्टो सूत्र आया। इसका मतलब अब ये भी जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, उस डायग्राम में अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई की 3, 4, 5 या n पट्टिकाएं रखी हो, तो उन सभी को हम अलग अलग संधारित्र मान सकते हैं और वो सारे श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है, उनको ऐसा भी हम मान सकते हैं। इसके ऊपर इस पर आधारित आगे काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो सेम डिट्टो ये फॉर्मूला है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। जो लेक्चर है ना, तो उसके अंदर शायद या तो 5वां लेक्चर है या 4था लेक्चर, आप देख लेना इसके अंदर, है ना। अब देखो तो ये इसकी धारिता का सूत्र है, ये बहुत शानदार चीज है ना। अब इसके आगे देखो, आगे इसमें एक चीज और बनती है कि मान लो आपके पास में n संधारित्र है, कितने संधारित्र है? n, इस प्रकार n, प्रत्येक की धारिता c, सबकी बराबर है ना, सबकी बराबर है धारिता श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? इसको आप ऐसे निकालो हमेशा। मान लो आपके पास में 2 संधारित्र है, इसकी धारिता c है, इसकी धारिता c है ना, श्रेणी क्रम में। तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C, तो कितना हो जाएगा? 1/CS बराबर c कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1, तो कितना होगा? CS बराबर, उल्टा करेंगे तो c/2, कितना होगा? c/2, ये उल्टा हो जाएगा तो c/2 हो जाएगा। तो ये इसकी धारिता है। अगर यहाँ पर 3 संधारित्र होते समान धारिता के तो क्या सूत्र आता? आप निकाल के देख सकते हो। तो CS बराबर आता है c/3, 4 होता है तो c/4, तो n हो, अगर n हो तो कितना आएगा? c/n। ये बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन के लिए से भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। c/n कितना होगा भाई? c/n। यहाँ पर अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप इसके न्यूमेरिकल करो, हालांकि जो छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल है इसके आज आप यानी किताब से देख के कर लेना, आपके पास जो भी गाइड किताब जो भी हो उसमें देख लेना। तो उसमें आप जब ये न्यूमेरिकल देख के करोगे तो आपको ये आप जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे ये इसकी वैल्यू आई है, ये 2/C है, तो विद्यार्थी यहाँ तक इसको निकाल के छोड़ देते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2/C जो है ये किसकी वैल्यू है? 1/CS की वैल्यू है, ये CS की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर कहीं आगे वो ये माइक्रोफेरेड लिख के इसको छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये विद्यार्थियों को नहीं करनी है, खास तौर से यहाँ पर ध्यान रखिए। आपके पास जो भी नोट्स वगैरह है वहां पर लिख ले, पास में याद रखें, है ना। इस प्रकार की चीजों को आप याद रखें कि इसमें इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। CS बराबर c/2, यानी इसको उल्टा करना है। श्रेणी क्रम संयोजन में पूरी कैलकुलेशन के बाद में लास्ट में
आंसर को उल्टा करना है ना, आवश्यकता हो तो कहीं पहले कर देंगे, बाद में कहेंगे सर वो आपने तो उल्टा करवा दिया, है ना। तो इस प्रकार उल्टी सोच आपको काम में नहीं लेनी वहां पर, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अगर फॉर्मूला 1/CS बराबर 2/C तक आया तो इसको एक बार C को ऊपर लेकर आना है, यही C की वैल्यू होगी। ये श्रेणी क्रम संयोजन में आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब देखो ये आपके कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल तो हम कल के लेक्चर में करेंगे, आज पहले समांतर क्रम संयोजन हम पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई, अगर आप गौर से देखो तो आज का जो हमारा अब का जो टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। इसको समांतर क्रम को कई बार पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो इसके अंदर क्या होता है भाई कि संधारित्र की या अनेक संधारित्र की पहली प्लेटें बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और दूसरी प्लेटें बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है। चित्र में देख लो आप ऐसे, वही 3 संधारित्र ले रहे हैं, देखो किस तरह से, देखो, है ना। और यहां पर जुड़ी होती है बैटरी, ये प्लस माइनस, यहाँ पर कुंजी जोड़ दो के धारा शो नहीं करनी। इसकी धारिता C1 मान लो, इसकी धारिता C2 हो जाएगी और इसकी धारिता हो जाएगी आपके C3, है ना। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ से जब आवेश निकलेगा तो आवेश निकलने के बाद में, है ना, हालांकि इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल के आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा मान सकते हो, यहाँ से आवेश निकलेगा तो यहाँ से आवेश निकलने के बाद में 3 भागों में बटेगा। तो 3 भागों में बटेगा तो इधर अलग आवेश आएगा, इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा। तो यहाँ तो पहुंचा Q1 आवेश, यहाँ पर पहुंचा Q2 आवेश और यहाँ पर पहुंचा Q3 आवेश, है ना। तो Q1 Q2 Q3 यानी समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र में क्या होता है? अलग अलग। अब हम जानते हैं बैटरी अगर मान लो 10 वोल्ट की होती है, कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। बैटरी 10 वोल्ट की होती है तो इस बैटरी का ये धनात्मक सिरे से इसके तीनों सिरे जुड़े, देखो ये सीधा बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ पर ये सीधा कनेक्ट है, ये सीधा कनेक्ट है, ये भी सीधा कनेक्ट है ना। तो इनके ऊपर विभवांतर उतना ही होगा जितना किस पर होगा? बैटरी पर, है ना। इनके ऊपर उतना ही विभवांतर होगा जितना बैटरी। हम जानते हैं विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो जितना प्रेशर इस बैटरी कारण यहाँ उत्पन्न होगा उतना ही प्रेशर यहाँ उत्पन्न होगा और प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच में ये क्या रहेगा? समान। तो सबके ऊपर विभवांतर का मान समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सेम होता है। ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है। ये इसका विद्युत वाहक बल है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में तो आवेश का मान बराबर होता है, विभवांतर अलग अलग, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान अलग अलग, लेकिन विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर क्या रहता है? सेम रहता है। क्योंकि बैटरी का काम यही है कि किसी भी प्रतिरोध या किसी भी चीज के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर को हमेशा नियत बनाए रखती है ना। तो ये सारी चीजें देखो, क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। C बराबर होता है Q बटा V, तो C1 बराबर Q1 बटा V, C2 बराबर Q2 बटा V और C3 बराबर Q3 बटे V। तो यहां से देखो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से, देखो इसको हम डायग्राम को मिटा रहे हैं, आपको अगर आवश्यकता पड़े तो वीडियो को रिवर्स कर ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो Q1 की वैल्यू आई C1V, Q2 की वैल्यू आई C2V और Q3 की वैल्यू कितनी आई? C3V। हम जानते हैं टोटल आवेश जो बैटरी से निकला था वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक चीज ध्यान रखना, बैटरी कभी भी आवेश को उत्पन्न नहीं करती है, वो केवल आवेश को क्या करती है? घुमाती है परिपथ के अंदर, है ना। बैटरी ऊर्जा का स्रोत है, न कि आवेश का। ये खास तौर से ध्यान रखना। हालांकि धारा वाले चैप्टर में मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो Q बराबर ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये कुल आवेश है। तो कुल आवेश बराबर क्या होगा? कुल धारिता है तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर तो भी कुल धारिता होगी CP। मान लो कितने मान लेते हैं? CP। P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है भाई? पैरेलल। V से V कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के इन्हें सीधे योग के बराबर होती है। जैसा हम आज तक पढ़ते आए ना, वैसे बिल्कुल इस प्रकार। अगर n होंगे तो
तो इस प्रकार लिख देंगे प्लस और सी एन संधारित्र होंगे तो ऐसे लिख देंगे, 4 होंगे तो 4 तक लिख देंगे, अगर 2 होंगे तो C2 तक लिख देंगे। तो ये इसके संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो गया जब संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हो, समांतर क्रम में। अब इस समांतर क्रम संयोजन का क्या उपयोग है? समांतर क्रम संयोजन का उपयोग है अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। देखो कैसे, आपके पास में मान लो 2 संधारित्र है, एक की धारिता तो है 2 माइक्रोफैरेड और एक की है 3 माइक्रोफैरेड, या सॉरी 1 माइक्रोफैरेड है ना। अब आपको 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र आपको 3 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र चाहिए, कैसे प्राप्त करोगे? तो दोनों को कौन से क्रम में जोड़ दो आप? समांतर क्रम में जोड़ दो, इस प्रकार, है ना। देखो ये बेटी जोड़ दी, तो ये तो है आपके 2 माइक्रोफैरेड का, ये है 1 माइक्रोफैरेड का, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। तो Cp बराबर कितना? 2 प्लस 1, तो Cp बराबर 3 माइक्रोफैरेड, ये इसकी धारिता है ना। अब इससे देख के आपको क्या पता चला? 2 चीजें। पहली बात तो समांतर क्रम संयोजन का उपयोग कहां किया जाता है? अधिक मान की धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में उपस्थित सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक प्राप्त होता है। सबसे अधिक धारिता किसकी? इसमें 2 माइक्रोफैरेड, तो तुल्य प्राप्त हुआ वो कितना? 3। यानी जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, चाहे आप 1000 जोड़ दो, चाहे 500 माइक्रोफैरेड का हो, लेकिन जो तुल्य धारिता इसमें प्राप्त होगी उसकी धारिता इन सबसे ज्यादा होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा धारिता वाला उपस्थित होगा ना, उससे भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों के अंदर आपको जो अंतर है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। इसको चाहो तो आप साथ के साथ लिख भी सकते हो। अब देखो, तो ये चीज आपको पता चल गई। अब आवेश का अनुपात देखो, देखिए क्या होगा। सबसे पहले विभवांतर का अनुपात देख लो, तो इसमें विभवांतर सब के ऊपर क्या होता है? सेम, तो अनुपात 1:1 है ना। अब देखो, अगर आवेश की हम बात करें तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, तो ये किसके बराबर होगा? हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, V बराबर है तो C1V प्लस सॉरी अनुपात C2V अनुपात C3V, V कॉमन आके सारा कट गया, तो क्या आया? C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ठीक है भाई, वो आपको कह सकता है कि ये कोई 2 संधारित्र है जो समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है ना। और मान लो उनके जो आवेश का अनुपात है वो 2:1 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा? 2:1। और अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो विभवांतर का अनुपात कितना होगा? V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3, है ना। तो इसको उल्टा कर देंगे, है ना। तो क्या अनुपात हो जाएगा? अगर V1 V2 का अनुपात 2:1 ले तो C1 C2 का अनुपात कितना होगा? 1/2:1। इसको उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये इस टाइप का इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। अब देखो, अब अगला जो हमारे है वो ये है कि अगर मान लो समान धारिता के n संधारित्र किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में, इस प्रकार n जुड़े, है ना। n संधारित्र जुड़े, ये nवां संधारित्र है ना, C1 C2 Cn, लेकिन इनकी धारिता सबकी C है, सबकी बराबर है। तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? Cp बराबर, है ना, Cp बराबर हो जाएगी NC क्यों हो जाएगी? क्योंकि Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और संधारित्र कितने हैं? N है, टोटल कितने हैं? N, तो Cp बराबर सबको C लिख देंगे, तो C प्लस C हो जाएगा Cn की जगह भी C, तो ये कितने सारे हैं? N, तो N गुना C। इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो ऐसे। मान लो 2 संधारित्र है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफैरेड, तो कितने आने चाहिए? 4, है ना, क्योंकि 2 है तो 2C हो जाएगा, तो 4 आने चाहिए। देखो देखिए, Cp बराबर 2 प्लस 2 कितनी आएगी? 4 माइक्रोफैरेड। ये इसकी धारिता का, है ना, ये धारिता नहीं। तो इस प्रकार की जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखनी है। अब देखो, अब इसके अंदर माध्यम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। देखिए, माध्यम वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाए तो माध्यम वाला कैसे लग सकता है? मान लो कोई संधारित्र है जिसमें इस प्रकार पट्टिकाएं रखी, उसमें तो हम खड़ी रखते थे, इसमें इस प्रकार रखना है, ना, खाटी रख देना है।
ये संधारित्र आपका, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दिया मैंने, प्लस माइनस, ये वाले प्लस प्लेट, ये वाले माइनस प्लेट, बीच की दूरी कितनी दी। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, कभी भी अगर प्लेटों के मध्य माध्यम वैसे भरा हो तो इसको हम समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र मान सकते हैं। कितने? 3, 1 2 3 संधारित्र। हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 संधारित्र है वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े। कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम के अंदर जुड़े हैं। देखो ऐसे, अब बैटरी जोड़ दिया, ये इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, धारिता C3, C2, C1, मोटाई इसकी डी, इसकी भी डी, इसकी भी डी। क्यों? क्योंकि देखो इसकी भी मोटाई डी दोनों प्लेटों के बीच की, इसकी भी डी और इसकी भी डी, तो तीनों की डी होगी। लेकिन क्षेत्रफल तीनों का अलग अलग होगा। इसका A1, इसका A2, इसका A3 समान भी मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल A1 हुआ, इसका आपके A2 हुआ और इसका हुआ A3। तीनों समांतर क्रम में है तो विभवांतर तीनों का सेम, और आवेश Q1, Q2, Q3, ये सब चीजें हमने देखो लिख दी। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। देख, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं जब माध्यम भरा हो संधारित्र में तो धारिता होती है एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नोड A अपॉन D। तो C1 बराबर एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन नोड A1 अपॉन D। C2 होगा एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन नोड A अपॉन D। और C3 बराबर एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन नोड A3 अपॉन होगा D। तो अब इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ दो तो Cp बराबर, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सीधा जोड़ेंगे एप्सिलॉन नोड और अपॉन D। तो एप्सिलॉन नोड अपॉन D तो आ रहा है कॉमन, ये होगा आपके एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 और ये होगा आपके एप्सिलॉन R3 A3। ये इसकी धारिता का सूत्र। कब? जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य इस प्रकार से माध्यम भरा हो, जैसा अभी चित्र बनाया था ना मैंने, है ना, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, तब धारिता का सूत्र, है ना। तो जब अगर किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऐसे पट्टियां रखी हो तब तो उसको हम कौन सा संयोजन मानेंगे? श्रेणी क्रम। हम मानेंगे जितनी पट्टियां हैं उतने संधारित्र हैं, और वो सारे संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में। और अगर पट्टियां ऐसे रखी हो तो हम उसको मानेंगे जितने पट्टियां उतने संधारित्र है, सारे कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, है ना। यानी हम उसको चाहे पूरे 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 डिटेल से करें या समांतर क्रम संयोजन में मान के सीधा हल कर ले, फॉर्मूला और उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा एकदम, है ना, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ये तो ये आपके समांतर क्रम संयोजन भी भाई यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में देखो आगे, अगर हम इसे आगे देखें तो इसके एक आध कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे ना। देखो सबसे पहले जैसे मैं आपको कहूं, ये सारे सर्किट है, इनको हल करने के कई बहुत अच्छे तरीके मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपको एकदम 12th लेवल के हिसाब से तो आपको बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा, है ना। और उसके बाद भी जो IIT JEE के और जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी हम यानी जल्द लेक्चर इस प्रकार के शुरू कर देंगे। हालांकि 11th के भी यानी हमारे यहाँ लेक्चर चलते हैं, तो आपके जो भी यानी भाई बहन या आपके या आपके आसपास में जो भी आपके मित्र हैं या आपके कोई भी जान पहचान के हो जो IIT JEE की नीट की तैयारी करे हो, या 11वीं क्लास में हो या 12वीं में हो, तो उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनको बोलें कि आप अगर नियमित रूप से अध्ययन करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा, है ना। हम और आपको अगर इसके लिए या नोट्स वगैरह की आवश्यकता है तो वो भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो और साथ में ध्यान रखना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया करो, ताकि हम उसके ऊपर PDF सीधे भेज देंगे, है ना। और आपको सेम जैसा मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ नोट्स आपको बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे, है ना। तो पढ़ने में आपको यानी काफी आसानी होगी। स्कूल कब खुलेगी इसके बारे में अभी हाल फिलहाल कुछ भी यानी कोई मामला नहीं है, तो आप अपना अध्ययन जारी रखें और अपना टाइम खराब नहीं करें, है ना। क्योंकि जिस दिन आप क्लास में जाके बैठेंगे और आपने अगर 5 चैप्टर भी पढ़े हैं तो आप बाकी बच्चों से 5 चैप्टर आगे होंगे, है ना। इस चीज को याद रखें कि जब आप सो रहे होते हो तो इस दुनिया के किसी कोने में कोई लड़का पढ़ रहा होता है ना, और आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे, है ना। आप उसके लेवल का कंपटीशन नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को हमेशा याद रखोगे, है ना। अब देखो तो एक आध सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं, बाद में आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। देखो ये सर्किट है A और B,
इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तुल्य धारिता निकालो। ए और बी बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता इक्विवेलेंट है ना, इसको CEQ भी कई बार लिख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इक्विवेलेंट धारिता आपको यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालोगे देखो, देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर में, तो इन दोनों को पहले हल करो। तो ये दोनों समांतर क्रम है तो इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, CP बराबर 2 + 2 तो 4 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों की जगह एक ही बना सकते हैं संधारित्र, वो 4 माइक्रोफेरेड का। तो चित्र को छोटा कर लेंगे। तो ये तो कितना था, 1 माइक्रोफेरेड का, और ये कितना हुआ, 4 माइक्रोफेरेड का, और ये बिंदु B और ये बिंदु A। अब देखो दोनों श्रेणी में हो गए, सर्किट AB हो गया। तो तुल्य धारिता कितनी, 1/CS बराबर 1 या CEQ भी लिख सकते हैं, है ना, 1/C1 + 1/C2, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 1/CEQ बराबर कितना, 1/1 + 1/4। तो 4 ले से आ गया तो ये हो गया आपके 4 + 1। तो कितना हुआ, CEQ। ध्यान रखना है, उल्टा करना नहीं, बोलना है। तो 5/4 इसका आंसर नहीं हुआ। क्या आंसर होगा इसका, 4/5 माइक्रोफेरेड। अब यहां भी देखो आप, 4/5 की वैल्यू कितनी है, 0.8। यहां पर सबसे कम धारिता का संधारित्र 1 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान उस संयोजन में उपस्थित सबसे कम धारिता वाले से भी कम प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो 2, 2, 4 है ना, तो यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड आया। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में उपस्थित सबसे अधिक धारिता वाले से भी अधिक प्राप्त होता है, तो 4 माइक्रोफेरेड, है ना। देखो ये सारे चीज, तो ये आपको कॉन्सेप्ट हर जगह देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में जो मैंने बढ़ाया या जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें आप अच्छे से याद करो। कुछ चीजें हैं जो आप यानी 2-4 बार उनको यानी रोजाना पढ़ोगे 3-4 दिन तक, तो आपको वो परमानेंटली याद हो जाएगी। और वो अगर याद हो जाएगी तो आपको सारे न्यूमेरिकल फिर फिजिक्स के इजी लगने लगेंगे, है ना। तो आपको न्यूमेरिकल्स में भी कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, लेकिन आपको एक बार इन सभी चीजों को याद करना होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक बार में मैं सारी फिजिक्स सीख जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। आज कई साल हो गए हमें पढ़ते हुए, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत कुछ है पढ़ने को, है ना। तो फिजिक्स कभी कंप्लीट नहीं होती है, चाहे कितनी पढ़ ले, ज्ञान अच्छा है ना। तो जितना हमें टारगेट मिला है ना, हमारी जो सामाजिक शिक्षा व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, है ना। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।